समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आज प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, इस प्रोग्राम में हमने कई बीमारियों पर चर्चा की है। हाई बीपी हो, मधुमेह की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, लिवर की समस्या हो, ऐसे अनेक बीमारियों पर चर्चा कर चुके हैं और हमारे दर्शक जो है इससे लाभ उठाते आ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में ये मददगार करता है ये प्रोग्राम। तो दर्शकों, आज हमारा जो विषय होगा पंचकर्मा है। पंचकर्म क्या है, आयुर्वेद में क्या वर्णित किया गया है? वैसे तो हम सब जानते हैं पंचकर्मा जो है ये हमारे शरीर के शोधन के ये ऐसा चिकित्सा पद्धति है जिससे हमारे शरीर में जो दोष होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं, उसे बाहर निकालने में ये चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारे शरीर में अनेक जो कुछ खाते हैं, पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो ये टॉक्सिन जो पैदा करता है, तो इस चिकित्सा पद्धति से हम उसे निवारण पा सकते हैं और कई बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे ये जो चिकित्सा पद्धति है, आज हम डॉक्टर जी से आपको मिलवाएंगे और इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। तो चलिए, पंचकर्मा क्या है, किन लोगों को करना चाहिए, किन किन बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं, आइए इस प्रोग्राम में हम देखते हैं। और अभी हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर ईश शर्मा जी से। डॉक्टर जी, हमारी ओर से नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ डॉक्टर जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ कई बीमारियों पर तो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज विशेषकर हम पंचकर्मा पर बात करेंगे। और डॉक्टर जी, हमें पता है कि आप यहाँ पर कंसल्टेंट भी है और लेक्चरर भी हैं, और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप सिखाते हैं, और विशेषकर पंचकर्मा पर भी आपका जो मॉड्यूल है इस पर भी आपने काम किया है। और हमें अच्छा लग रहा है डॉक्टर जी कि हमारे दर्शक जो है ये पंचकर्मा पर कुछ जानेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आज का विषय होगा पंचकर्मा चिकित्सा। तो डॉक्टर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये जो पंचकर्मा ये आयुर्वेद में वर्णित है, ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो दोषों को बाहर निकालता है, लेकिन थोड़ा विस्तार से आप हमें बताइए ये पंचकर्मा क्या है? पंचकर्म, जैसा कि नाम सुझाव देता है, पंचकर्म 5 प्रोसीजर्स हैं। तो इसमें 5 प्रक्रियाएं की जाती हैं जो कि शोधन का काम करती हैं। और बहुत प्राचीन काल से चरक और सुश्रुत ने पंचकर्म की महत्ता बताई है। और चरक ने तो पहले ही चैप्टर में अपनी बुक में चरक संहिता में बताया कि पंचकर्मा कितना कितना महत्वपूर्ण है। और ये सभी के लिए ये केवल ऐतिहासिक नहीं है कि बहुत पुराना है, आज इसका क्या काम है। आज ये पहले से कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि आजकल हमारे शरीर में दोषों का संचय अधिक हो रहा है। हमारा जो डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इतना ऑनस्लॉट बढ़ गया है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दोषों का जो कलेक्शन है, जो एक्यूमुलेशन है हमारे शरीर में, जो 100 वर्ष पहले होता था उससे आजकल बहुत अधिक हो रहा है। तो पंचकर्म की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति इसको किसी न किसी स्वरूप में कभी ना कभी अवश्य ले और स्वास्थ्य लाभ रखे। डॉक्टर जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि ये पंचकर्म क्या है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार के ये पंचकर्म पद्धति है और क्या क्या नाम है? पंचकर्म तो ये 5 प्रोसीजर्स हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। इनका एक सीक्वेंस है, आप इनको रैंडमली नहीं कर सकते, कभी भी कोई भी कर दिया। सबसे पहले आता है वमन। वमन एक प्रकार का थेरापेटिक एमेसिस है। उसमें हम बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोटोकॉल में वॉमिटिंग्स इंड्यूस करवाते हैं। इसको बोलते हैं वमन क्रिया। ये कफ दोष का संचय करती है। हमारे शरीर में सबसे ऊपर सबसे पहले रहता है कफ दोष। वात पित्त कफ में से सबसे पहले कफ रहता है, तो कफ को निकालने के लिए वमन, क्योंकि शरीर के ऊपर वाले हिस्से में, तो ऊपर वाले हिस्से का जो नियरेस्ट ओपनिंग है माउथ है, तो माउथ में से ये वॉमिटिंग के द्वारा कफ दोष को निकाला जाता है। और आयुर्वेद में शरीर का लगभग मतलब जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
आयुर्वेद के हिसाब से ये ब्रेन, किडनी, लिवर, हार्ट किसी भी ऑर्गन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, अगर आपने पाचन प्रणाली को शुद्ध कर लिया तो आप अधिक स्वस्थ रहेंगे। तो पहला प्रोसीजर हो गया कफ के लिए वमन। दूसरे में स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटॉक्स किया जाता है, उसको बोलते हैं विरेचन। उसमें कुछ परगेशन दिया जाता है, लूज मोशन लगवाए जाते हैं। ये वॉमिटिंग इंड्यूस करना, लूज मोशन इंड्यूस करना बहुत ही कंट्रोल्ड है, ये बहुत ही थेरेपेटिक है, बहुत ही मेडिकल है, कंट्रोल्ड है। इससे कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अगर हमको अभी डायरिया वॉमिटिंग हो जाए तो हम 1 घंटे में हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट लूज हो जाएंगे, हम बहुत बीमार हो जाएंगे, ड्रिप लगाना पड़ेगा। लेकिन ये आयुर्वेदिक वमन और विरेचन बहुत ही कंट्रोल्ड हैं। इसमें कभी कोई डिहाइड्रेशन नहीं होता, कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता, कभी पेशेंट को ऐसे हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ता और पेशेंट बहुत ही हल्का और स्वस्थ फील करता है। तो पहला वमन कफ के लिए, दूसरा विरेचन पित्त के लिए, तीसरे में लार्ज इंटेस्टिन में एनीमा दिया जाता है, उसको बोलते हैं वस्ती। ये तीसरा पंचकर्म है। और वस्ती के 2 प्रकार रहते हैं, एक में हम काढ़े बनाकर वस्ती देते हैं, एक में ओनली मेडिकेटेड ऑयल के साथ में वस्ती देते हैं। तो ऑयल वाला एनीमा और काढ़ा प्लस ऑयल वाला एनीमा, 2 प्रकार से ये 2 पंचकर्मा हो गए। 5वां रहता है नस्या, जो हमारा हेड एंड नेक है, हमारा सिर, गर्दन, ये जीआईटी से थोड़ा दूर पड़ता है। तो इसके लिए आचार्यों ने बोला, आयुर्वेद ने बोला, इसके लिए एक अलग पंचकर्मा रखा जाएगा। उसमें नाक में मेडिसिन डाली जाती है, उसको बोलते हैं नस्या। नाक डाली जाने वाली मेडिसिन ऑयल भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, जूस हो सकता है, दूध हो सकता है, घी है, ड्राई पाउडर भी दिया जा सकता है। आयुर्वेद ने बोला जब कभी कोई पेशेंट कॉमेटोज है, अनकॉन्शियस है, तो उसके नाक में तेज हर्ब्स का ड्राई पाउडर को ब्लो करना है। जब उसके नाक में वो शार्प पाउडर जाएगा तो उसका अनकॉन्शियसनेस, उसका कॉमेटोज कंडीशन से रिवर्सल हो सकता है। तो आजकल जो हम नस्से करते हैं वो हम 90% केवल ऑयल के साथ में करते हैं, उसके लोगों को अधिक आवश्यकता है। तो इस प्रकार से 5 पंचकर्म हो गए, वमन, विरेचन, 2 वस्तियां और एक नस्या। लेकिन जो सुश्रुत हुए, आचार्य सुश्रुत, वो सर्जिकल एक्सपर्ट थे। सुश्रुत ने बोला 2 वस्तियों को 2 पंचकर्मा मत गिनिए, वस्ती तो वस्ती है, इसको हम 1 पंचकर्मा गिनेंगे। और क्योंकि वो सर्जन थे तो उन्होंने एक 5वां पंचकर्म दिया, रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग। उन्होंने बोला शरीर में से, क्योंकि वो तो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, नाइफ और नीडल वगैरह, क्योंकि वो सर्जन थे। तो उन्होंने नीडल और नाइफ और ब्लेड के द्वारा शरीर से रक्त निकालने का तरीका बताया। जलौका लगाना, लीच थेरेपी बोलते हैं, लीच लगा के जो दूषित खून को चूसती है। तो लीच से ब्लड कब निकालना है, कट लगाकर कब निकालना है, लोकल प्रॉब्लम है तो कहाँ से निकालना है, और जनरल प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है तो कहाँ से निकालना है, एक बार में कितना निकालना है, शुद्ध अशुद्ध रक्त की पहचान क्या है, सब सुश्रुत ने बताया। तो इस प्रकार से ये मोटा मोटा जो है पंचकर्मा है। और अब सभी रोगियों को हम 5 पंचकर्मा नहीं देते। बहुत से लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद जो है केवल दवाई लेते हैं या मसाज करते हैं, ये सब। लेकिन उस ज़माने से ये ऑपरेशन किया जाता था, अशुद्ध खून को निकाला जाता था। बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे, पेट को काटना, ब्रेन को काटना, हाँ, पथरी को निकालना किडनी में से, हाँ, इवन दिल की बीमारी का भी। दिल का ऑपरेशन नहीं करते थे, हाँ, दिल का तो सिर्फ दवाइयों से करते थे। डॉक्टर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये पंचकर्म किसको किस तरह से ये करना चाहिए, जानना चाहिए कि उसकी बीमारी के मुताबिक उसको क्या पद्धति अपनाना चाहिए। देखिए, पंचकर्म में 5 बड़े प्रोसीजर आते हैं और छोटे मोटे प्रोसीजर अगर हम लोग मान लेंगे, जैसे शिरोधारा हो गया, या आपकी बैक पर ऑयल को रिटेन करना, उसको बोलते हैं कटिवस्ती। आपके नी पेन में आपके नी के ऊपर ऑयल को रिटेन करना, जानुवस्ती। तो छोटे मोटे प्रोसीजर मिलाकर तो 50 हो जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े जो मेन पंचकर्म है वो 5 हैं। अब किसको करना है, कितना करना है? अगर आपको एक दोष की प्रॉब्लम, मान लीजिए आपको केवल वात दोष की प्रॉब्लम है, तो आपको केवल मसाज और वस्ती दी जाएगी। अगर आपको पित्त दोष की प्रॉब्लम है तो आपको विरेचन दिया जाएगा। आपको कफ दोष की प्रॉब्लम है तो आपको वमन दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है उसमें जो सिम्टम आ रहे हैं वो वात पित्त कफ में से किसके किसके हैं? वात के हैं या साथ में थोड़े पित्त के भी हैं, साथ में थोड़े कफ के भी हैं।
तो जो प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से हम आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपके हर्ब्स और आपके लिए पंचकर्मा का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार किसी को एक पंचकर्मा, किसी को सारा पंचकर्मा। जब रोगियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसका कोई रिलीफ नहीं है, तो उनको हम फिर बैक टू बैक सारा पंचकर्मा दिया जाता है। वो एक प्रोटोकॉल है, वो बैक टू बैक दिया जाता है। कितना समय लगता है इसे करने में? पंचकर्मा अगर एक छोटा प्रोसीजर है, जैसे कि नस्या है, अब नस्या आपको आधे घंटे में भी हो जाएगा, और शायद आपको एक ही बार नस्य लेना पड़ा तो आपको पंचकर्मा मिला, आधे घंटे के लिए एक पंचकर्मा मिला। लेकिन वहीं पर अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम्स हैं या आप बिल्कुल स्वस्थ हैं लेकिन आप एक टोटल शुद्धि चाहते हैं, आप बोलते हैं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आई वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, तो मुझे टोटल पंचकर्मा चाहिए ताकि मेरा वात, पित्त, कफ सब बैलेंस हो जाए। तो उसमें एक हमारा एक कैलेंडर बनता है जिसमें 58 डेज, 85 डेज या 138 डेज का शेड्यूल बनता है। अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी है और या आप फिजिकली मेंटली वीक हैं तो आपको हम छोटा पंचकर्मा सारे दिए जाएंगे, लेकिन कम समय में दिए जाएंगे, बैक टू बैक थोड़ा जल्दी दिए जाएंगे। बीच में रेस्ट का पीरियड कम रहेगा और पंचकर्मा ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, माइल्ड पंचकर्मा होगा, वो लेगा 58 डेज। अगर आपकी प्रॉब्लम मीडियम टाइप की है और आपका माइंड और बॉडी भी मीडियम स्ट्रेंथ का है तो आपको थोड़ा सा हार्ड पंचकर्मा, थोड़ा सीरियस पंचकर्मा दिया जाएगा, वो लेगा 85 डेज। अगर आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आप फिजिकली मेंटली भी आप बहुत स्ट्रांग है तो हम आपको सबसे पावरफुल पंचकर्मा देंगे, जितना स्ट्रांग हम दे सकते हैं, वो लेगा 138 डेज। तो ऐसे पंचकर्मे, अब ऐसा है अगर आपको हमने 58 डेज का पंचकर्मा बोला तो 58 डेज में से आपको पूरा 58 डेज हमारे पास नहीं आना। 58 डेज का कैलेंडर बनेगा जिसमें से आप हमारे पास में 35 डेज आएंगे। बीच के जो 23 डेज हैं वो आपके रेस्ट डेज रहेंगे। हर प्रोसीजर के बाद में थोड़ा रेस्ट मिलता है। तो लेकिन अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं पंचकर्मा लेने के लिए, अगर आप मान लीजिए इंडिया चले गए तो आपको फिर इतने समय के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मॉरिशस में ले रहे हैं तो आपको 58 डेज के कैलेंडर में 35 डेज के लिए डॉक्टर के पास जाना है, अपना रेस्ट डेज में घर कीजिए, पंचकर्मा लेकर घर आ जाइए। इस प्रकार से पंचकर्मा में इतना समय लगता है। और ऐसा हमने देखा है डॉक्टर जी, अगर आप विदेश गए हों, भारत गए हों, तो वहीं पर उन लोगों को रहना पड़ता है, उनके डाइट और ये पंचकर्मा जो है साथ साथ डाइट का भी होता है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए सारे दोषों का जो प्रोडक्शन है वो तो डाइट से होता है जी। तो जब हम पेशेंट को अपने पास में इंडिया बुलाते हैं पंचकर्मा के लिए जी। तब उनको क्या डाइट खाना है, उनको कितना योगा करना है, कितना एक्सरसाइज वॉक करना है और कौन कौन सी दवाइयाँ साथ में खानी है, ये सब हम उनको प्लान देते हैं। उनके लिए भोजन हमारे सेंटर पर ही बनेगा। वो ऐसा रेस्टोरेंट में जाके कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकते। तो डाइट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बीमारी क्या है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक कैसी है, कौन सा भोजन वो करते रहे हैं, क्या वो यूरोप से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं, मॉरिशस से आए हैं, तो कैसा भोजन उनको नॉर्मली वो लोग खाते हैं, तो उसी में हम मॉडिफाई करके उनको बेस्ट भोजन जो दोषों का शमन करेगा वो देते हैं। डॉक्टर जी, क्या ये पंचकर्मा हर तरह की बीमारियों से इसे लाभ उठा सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं ये तो एक ओवर स्टेटमेंट होगा। तो एथिकली हम ऐसा क्लेम कभी नहीं करते कि ये आपको थोड़ा भी फायदा करेगा या ज़्यादा फायदा करेगा। हम तो अपना प्रयास करते हैं जी। और जो पहले के हमारा जो अनुभव है उसमें जो प्रयास हमने देखा तो बहुत गंभीर बीमारियों में हमें पंचकर्म से आशातीत लाभ मिला, जो हमें टू बी ऑनेस्ट खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इस पेशेंट को इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, इसको क्या लाभ होगा। पर हमने कहा जो भी फल की चिंता नहीं करनी, गीता ने बोला है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो हम जो बेस्ट पंचकर्मा दे सकते थे हमने दिया जी। और क्योंकि हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि उनको हम कोई ऐसा ब्लंडर ना हो, एथिकली सब कुछ ठीक हो, वेस्टर्न मेडिसिन के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ऐसा करके किसको फायदा करता है? देखिए, जैसे आप अपने कार की सर्विसिंग करवाते हैं, अपने कार को मैकेनिक के पास आप दो स्थिति में लेकर जाते हैं। एक तो होता है इलेक्टिव, पीरियोडिक सर्विसिंग के लिए। आपको लगता है कार बहुत बढ़िया चल रही है लेकिन अभी इसमें 10,000 किलोमीटर हो गया,
अब मुझे मैकेनिक के पास जाना है सर्विस करवाने के लिए, पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए। तो आपके पास ऑप्शन होता है, मैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, अगले सैटरडे को देखेंगे, संडे को देखेंगे, कभी भी आप जा सकते हैं जब आप फ्री हैं। जाएंगे, कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीरियोडिक मेंटेनेंस है। आप गए, सर्विस करवा के और 10,000 रुपया खर्च के खुशी खुशी घर आ गए जी। दूसरी बार मैकेनिक के पास कब जाना पड़ेगा? जब आपकी कार बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा। अब आप भाग रहे हैं मीटिंग के लिए, रोड पर कार हो गई खराब, तब आप ये नहीं कह सकते मैं अगले सैटरडे जाऊंगा मैकेनिक के पास, में परसों जाऊंगा। तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा, वहीं से मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक मशीन है कार की तरह जी। कार तो आप दूसरी खरीद सकते हैं, शरीर जो है अभी तक दूसरा नहीं खरीद सकते। तो इलेक्टिव पंचकर्मा जब करवाना है, जब आप अलर्ट हैं, आप प्रोएक्टिव हैं, आप समझदार हैं, तो आप बोलेंगे देखो आज मैं बीमार नहीं हूं, अब मैं पंचकर्म कराऊंगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि मैं समर वेकेशन में जाऊंगा, विंटर वेकेशन में जाऊंगा, तब जाऊंगा, मार्च में जाऊंगा, जून में जाऊंगा, आपके पास ऑप्शन है। और तब आप जाके पूरा पंचकर्मा धीरे धीरे करवा सकते हैं। लेकिन जब आप बीमार हो जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको तुरंत आना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा, और सारे पंचकर्मा बैक टू बैक रहेंगे। जब हम आपको प्रिवेंटिव पंचकर्मा देते हैं, जब आप हेल्दी हैं, तब हम आपको पंचकर्मा देते हैं सीजन वाइज। जैसे वमन है, हम आपको देंगे सितंबर में, और जो विरेचन है, जो लूज मोशन है, वो हम आपको देंगे मार्च में, और जो एनीमाज हैं वो आपको देंगे दिसंबर में, है ना। इंडिया के लिए 6-6 महीना जोड़ लीजिए इसमें, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का फर्क पड़ता है। तब तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दिसंबर में, सितंबर में, मार्च में आइए, एक एक पंचकर्म करा के घर जाइए। लेकिन जब आप बीमार होंगे तब हम ये दिसंबर, सितंबर, मार्च का वेट नहीं करेंगे, तब तो आपको तुरंत आना पड़ेगा। बैक टू बैक आपको 58 डेज के लिए पंचकर्मा दिया जाएगा। डॉक्टर जी, किन किन लोगों को ये पंचकर्मा प्रक्रिया जो है, पंचकर्मा पद्धति को अपनाना चाहिए? देखिए, ये तो सभी को करना चाहिए। और जो एक प्रकार का पंचकर्मा है जिसको हम वस्ती बोलते हैं, एनीमाज हैं जी, और जो वो तो 1 वर्ष की उम्र के बच्चे को भी दिया जा सकता है। अच्छा। और जो पंचकर्मा ऐसे किसी को नहीं दे सकते, पंचकर्मा के लिए पहले शरीर को तैयार करना पड़ता है, उसे बोलते हैं पूर्व कर्म। अच्छा। अगर आप बोलते हैं हम आपसे पंचकर्मा लेना चाहते हैं, तो हमें 1 हफ्ते के लिए पहले आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें आपको कुछ दवाइयाँ खाने को देंगे, उसके बाद में फिर आपका मसाज और स्टीम होगा, तो आपके दोष जो हैं शरीर में वो लूज पड़ जाएंगे, वो बाहर आने के लिए रेडी रहेंगे। नहीं तो दोष क्या शरीर में चिपके रहते हैं। अच्छा। आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, डायरिया आपको लगा दिया, एनीमा दे दिया, लेकिन दोष तो चिपके पड़े हैं आपके लिवर के अंदर, किडनी के अंदर पड़े हैं, आपके जॉइंट में छुपे हुए हैं, तो दोष बाहर नहीं निकलेंगे। आयुर्वेद बोलता है पहले शरीर को तैयार कीजिए, दोषों को लूज कीजिए। उसके लिए मसाज और स्टीम दिया जाता है जी। इसको बोलते हैं पूर्व कर्मा, पंचकर्म से पहले वाला कर्म। फिर आता है मेन पंचकर्मा। और जब पंचकर्मा हो गया तो आपकी अग्नि वीक हो जाती है, आपका डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, तो आपको पश्चात कर्म दिया जाता है। उसमें आपको 3 या 5 दिन के लिए केवल खिचड़ी खानी पड़ती है। इस प्रकार से हम पंचकर्मा की प्लानिंग करते हैं। अब अगर आप हेल्दी हैं और आप प्रोएक्टिव हैं, आप बहुत वाइज हैं, तो आप बोलेंगे कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज मैं बीमार नहीं हूँ, तो क्या मैं अपने शरीर को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी कार को करता हूँ? जैसे बिना किसी प्रॉब्लम के मैं कार को सर्विस के लिए लेकर जाता हूँ, कार के खराब होने का वेट नहीं करता, तो क्या मैं इस मशीन को, शरीर को भी मैं कभी कभी सर्विस के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लेके जा सकता हूँ? तब तो उनको पंचकर्मा सभी स्वस्थ व्यक्तियों को भी लेना चाहिए। अब पंचकर्मा में जो मसाज है वो तो नवजात बच्चे को भी दी जाती है, बच्चे को पैदा होने के तुरंत बाद भी तेल का मालिश शुरू हो जाता है। तो तेल का मालिश हमें इन्नेट है, हमारे लिए सहज है, हमारे लिए वो हमेशा स्वीकार्य है। केवल एक कंडीशन में हम तेल की मालिश नहीं करते हैं, जब आपको कफ बहुत बढ़ जाता है। जैसे आपको रूमेटिज्म हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, कोलेस्टेरॉल अधिक है, डायबिटीज है, आपको फैटी लिवर है, जब आपके शरीर में ऑलरेडी तेल बहुत बढ़ा हुआ है, या तो आपकी पेरिटोनियल कैविटी में बहुत फैट जमा हो गया, आप मोटे हो गए, या आपके ब्लड में फैट जमा हो गया, आपको कोलेस्टेरॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, या आपके लिवर में तेल जमा हो गया, आपको फैटी लिवर हो गया, इन कंडीशंस में या डायबिटीज में, इनमें हम तेल की मालिश नहीं करते हैं। तो पंचकर्मा में ये भी एक गलती होती है कि आप अगर सभी को तेल की मालिश, सबको तैलाभ्यंग करने लग गए, तो वो भी एक गड़बड़ हो सकता है। कफ की वृद्धि होने पर तेल की मालिश नहीं करते। तो इस प्रकार से फिर ये तो हो गया स्वस्थ के लिए पंचकर्मा। आपको जो भी बीमारियां हैं,
आपको जैसे हमने जो मर्जी बीमारी आप ले लीजिए, ऑटो इम्यूनिटी है, हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बड़े से बड़ी बीमारी हैं, कैंसर्स हैं, जो भी स्टेज के हैं, हम सबको केस वाइज सबको लेते हैं कि आपको क्या बीमारियां हैं, कौन सी दवाइयां चल रही हैं, आपको आपकी फैमिली में हिस्ट्री क्या है इस बीमारी की, तब आपके लिए हम पंचकर्मा प्लान करते हैं और आपकी बीमारी के हिसाब से पंचकर्मा को सपोर्ट करने के लिए क्या डाइट देना है, क्या हर्ब्स देना है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा आपको कितना करवाएंगे, वॉक कितनी करवाएंगे, ऐसा पूरा पैकेज बनाया जाता है। तो हर प्रकार की बीमारियों में ये लाभकर है। चरक ने साफ बोला है, पंचकर्म जो है वो लगभग सभी बीमारियों में पंचकर्म अतीव लाभकर है, ये बहुत फायदा करता है। ये किन बीमारियों के विरुद्ध ये काम करते हैं? इंटरेस्टिंगली हजारों बीमारियों के खिलाफ 1000 प्रकार का पंचकर्म नहीं है। आयुर्वेद मानता है कि सभी बीमारियों की उत्पत्ति, हमारा टोटल स्वास्थ्य, 100% हेल्थ और 100% बीमारियां केवल वात पित्त कफ से आती हैं। जब आपका वात पित्त कफ बैलेंस्ड है तो आप हेल्दी हैं। अगर आपका वात एंड और पित्त एंड और कफ, यानी इनमें से एक या दो या तीनों अगर ये इम्बैलेंस हैं तो आपको बीमारियां आती हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर जी मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कैसे हमको पता चले कि क्या नीचे क्या ऊपर है, वात पित्त कफ कैसे हम जाने? बिल्कुल, वात पित्त कफ में कमी हुई है, वो बड़ा है, ये जानना बड़ा सिंपल है। ये आयुर्वेद जो है ज़्यादा फिजिक्स बेस्ड है और जो मॉडर्न मेडिसिन है ज़्यादा केमिस्ट्री बेस्ड है। आयुर्वेद एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है। सदियों से जो ऑब्जर्व करते रहे लोग कि जब मैं चीनी खाता रहा या मेरा बच्चा चीनी खाता रहा तो मोटा हो गया, ये ऑब्जर्वेशन है ना। जब उसने चीनी छोड़ी तो वो 2 साल में पतला हो गया, ये ऑब्जर्वेशन है ना। आयुर्वेद एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है, ज़्यादा फिजिकल क्वालिटीज बेस्ड है। अब मान लीजिए कि आपकी स्किन में एक पर्टिकुलर मॉइस्चर रहना चाहिए। जब आपकी स्किन अब मॉइस्ट है, मतलब ऑयली का उल्टा हो गया ड्राई। जब आपकी स्किन ड्राई हो गई, आप आके बोलेंगे कि मेरी स्किन तो ड्राई है, तो हम बोलेंगे ड्राई किसकी क्वालिटी है? वात पित्त कफ में से वात की। हम बोलेंगे आपके उस स्किन में वात का रोग हो गया, आपकी चमड़ी में वात बढ़ गया। अभी आपने आके बोला कि मेरी स्किन में से बहुत पानी निकल रहा है, ज्यादा मॉइस्चर आ गया, जैसे एक्जिमा हो गया, तो ज्यादा मॉइस्चर जो है वो आता है पित्त या कफ से, है ना। ऐसे गरम ठंडा, हल्का भारी, हार्ड सॉफ्ट, है ना, ठंडा गरम, ड्राई ऑयली, ये फिजिकल क्वालिटीज जो हैं इसको बोलते हैं गुण। इन क्वालिटीज से हम पता लगाते हैं कि आपको वात पित्त कफ में से कौन कौन सा आउट ऑफ बैलेंस है। अब ट्रीटमेंट क्या है? आपका वात पित्त कफ बैलेंस्ड है तो आप हेल्दी हैं। वात पित्त कफ का बैलेंस खत्म हो गया, जो हमने गुणों से पहचान लिया, आपके सिम्टम से पहचान लिया, तो आप बीमार हो गए। अब आपके वो बैलेंस को वापस लेकर आना है। वापस लाने के लिए हमारे पास में 4 प्रोटोकॉल होते हैं: फूड, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ हर्ब्स और पंचकर्मा। तो क्योंकि ये पंचकर्मा जो है और फूड और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये वात पित्त कफ को ठीक करता है और 100% बीमारियां, हजारों बीमारियां विद नो एक्सेप्शन वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से आती है। अगर आपने वात पित्त कफ ठीक कर दिया तो आप किसी भी बीमारी को ठीक करने का विजन रखते हैं, आपके पास एक डायरेक्शन है। आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो हम नहीं कह सकते। दैट विल नॉट बी एथिकल कि मैं बोलूंगा हम आपको गारंटी देते हैं आप तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट वी हैव अ साइंटिफिक जस्टिफाइड एथिकल रोड मैप कि आपको ये प्रॉब्लम वात की है, वात के लिए हम आपको वस्ती दे रहे हैं, एनीमा दे रहे हैं, उससे आपको लाभ होना चाहिए। अब कितना लाभ हुआ नहीं हुआ, प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, हमारे कंट्रोल से बाहर थी, तो हो सकता है फायदा ना भी हो, बट वी हैव अ क्लियर कट विजन। और इस प्रकार ये हम ये कह सकते हैं, ये ओवर स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि ये सभी बीमारियों के खिलाफ कम या ज्यादा लाभ ही करेगा अगर अच्छे से दिया गया और पेशेंट ने अगर साथ में अच्छा प्रिकॉशन रखा डाइट लाइफस्टाइल का। तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से आपको नमस्कार। नमस्कार तुम्हारा जी, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे ऑल बी हेल्दी। नमस्कार। और हमारे साथ एक स्टूडेंट भी है जो पंचकर्मा के बारे में वो सीख रही हैं, उनके मॉड्यूल में है और कुछ इसके बारे में वो कुछ विचार देना चाहती हैं। चलिए स्वर्णा से मिलते हैं। मैं स्वर्णा बाबाजी हूँ और मैं पंचकर्मा सीख रही हूँ डॉक्टर शर्मा से के क्लास में। ये जो
कोर्सेज है डॉक्टर ईशोमा ने पहली बार के लिए मॉरिशस में किया है। और हमारे बैच में जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। मॉरिशस में आयुर्वेद का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और स्पेशली ये पंचकर्मा का जो कोर्स है वो लाभ will benefit many people, or we are planning to have more students, and it's very effective for the body detox. We have already started with Nasya. We have done the practical part of Nasya, and it has been very interesting even for the doctors and us coming from different fields. So I hope more students will come to study Panchkarma with Dr. Ishoma in MGI. हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर इस जो है पंचकर्म पद्धति को आप अपनी बीमारी के अनुसार आप इससे लाभ उठाएंगे। तो हम ये आशा करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और सदा आप जीवन में आनंद प्राप्त करते रहें और भरपूर मज़ा लें। तो हमारी ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। हमारी ओर से नमस्ते।